सिंघानिया विला में सभी तैयार हो गए थे। विशाखा जी ने जामुनी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जुड़ा बनाया हुआ था जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। मानसी ने रोज कलर की फिके रंग रंग की साड़ी पहन रखी थी जो उन पर बहुत जच रहा था। मानसी जी पहले से ही बहुत खूबसूरत थी और ऊपर से रोज कलर की साड़ी उन पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही साथ में रीना जी अंश की मॉम, शेखर जी अंश के डैड भी वहीं पर थे। वही अंश ने व्हाइट कलर के कुर्ता पजामा पहन रखा था, ऊपर से वाइन कलर का जैकेट पहन रखा है। रूथ ने व्हाइट पैंट के साथ स्काई ब्लू शर्ट पहन रखा था। वैभव और अन्य अन्य अंश का छोटा भाई दोनों ने सेम ड्रेस पहन रखी थी। दोनों ने व्हाइट पजामे के साथ येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था। चारों के जैसे सेट बाल, चारों एक से बढ़कर एक लग रहे थे। अन्य वैभव का बेस्ट फ्रेंड भी था। अन्य अपनी स्टडी पूरी करने से पहले ही बिजनेस करने लगा था। उसकी हॉबी थी बिजनेस, जिसमें वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही करने लगा था। तभी शिवेश भी हॉल में आ जाता है। शिवेश ने ब्लैक कलर का स्टाइलिश सूट पहना हुआ था जिसे मानसी जी शिवेश के लिए लेकर आई थी। एक हाथ में वॉयर पहन रखी थी, जेल से शेड बाल, हल्की बियर्ड और परफेक्ट जॉलाइन। शिवेश किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था, कहा जाए तो मॉडल भी इसके सामने फीके लग रहे थे। दादाजी शिवेश के आते ही खड़े हो जाते हैं और बाहर की ओर जाते हुए बोले, अब चलो सब, वहाँ सब हमारा वेट कर रहे होंगे। अन्य दादा को इतना जल्दी करते देख वैभव के कान के पास आकर बोला, दादा की जल्दबाजी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सगाई दादा की है, शिवेश भाई की नहीं। वैभव अन्य की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, चुप कर, अगर दादा ने सुन लिया तो उनके हाथ में जो छड़ी है ना, उसी से तेरी पिटाई होगी। सभी दादा के पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। दादाजी, राजीव जी और शेखर जी एक कार में बैठते हैं। मानसी जी, विशाखा जी, रीना जी एक कार में बैठते हैं। वही लक्के एक कार में बैठते हैं। अन्य ड्राइवर सीट पर बैठा था। शिवेश मन ही मन खुश होते हुए, सब जितने खुश अब है उतने ही दुखी आते वक्त होगी, क्योंकि ये सगाई तो होने से रही। सॉरी दादू, आपके लिए मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। सभी गाड़ियां एक साथ सिंघानिया विला से निकलती है। वही जिंदल विला को पूरी तरह सजा दिया गया था। सारी सजावट बहुत ही यूनिक तरीके से की गई थी जो मन लुभावनी लग रही थी। सीमी ने टेल कलर का फ्लावर प्रिंटेड लहंगा पहन रखा था। दुपट्टा एक साइड कंधे पर पिनअप किया हुआ था। बालों को कलकर खुला छोड़ा गया था। हल्का सा मेकअप किया गया था। पिनकोट, माथे में छोटे नग वाली बिंदी, बड़े बड़े लहंगे में मिलते इयररिंग्स और गले में सिपल प्लेटिनम की चैन, दोनों हाथों में वेलवेट चूड़ियां, हाई हील पहने हुए सीमी बहुत प्यारी लग रही थी और सबसे प्यारी उसके फेस पर बिखरी हुई स्माइल। सीमी किट्टू, तन्वी और अनुज के साथ बैठी थी। वही मामा ने कुर्ता पजामा पहन रखा था, ऊपर से क्रीम कलर की जैकेट पहन रखी थी। वही मामी ने ग्रे कलर की बनारसी साड़ी पहन रखी, बालों का जुड़ा बनाकर गजरा पहन रखा था। आप चलते हैं विरा के रूमा में। विरा ने इस वक्त पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें गोल्डन और डायमंड का वर्क किया गया था। दुपट्टा पीछे पिनअप कर आगे की तरफ लगाया गया था। बालों को खुला छोड़ रखा था। पर्पल कलर के डायमंड का नेकलेस, कानों में डायमंड ईयरिंग्स, हल्का सा मेकअप, होठों पर रोज पिंक कलर की लिपस्टिक, आंखों पर आईलाइनर, पलकों पर मस्कारा और माथे में बिंदी, दोनों हाथों में मैचिंग चूड़ियां, पैरों में हिल। विरा इस लुक में कहर ढा रही थी। हर कोई विरा का ये लुक देख उस पर फिदा होने वाला था। आशु विरा की बलाएं लेते हुए बोली, वाह यार, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, सच बता रही हूँ, अगर मैं लड़की होती ना तो पक्का तुझसे शादी करती। तभी पास खड़ी लड़की विरा को पीछे से हक करते हुए बोली, तेरी बारी बाद में आती मिस आशु सहगल। विरा तो सिर्फ अर्पिता जिंदल की होती, और खबरदार जो मेरी दी को अपना कहा तो होने वाले जीजू क्या सोचेगी कि विरा को लड़कियों में इंटरेस्ट है। विरा आशु और अर्पिता को घूरते हुए बोली, चुप करो, तुम दोनों जब देखो तब बक बक करती रहती हो। अर्पिता मुंह बनाते हुए आशु का हाथ पकड़ बाहर ले जाते हुए बोली, चल आशु, हम बाहर चलते हैं, रहने दो इस गुंडी को अकेले यहाँ। इतना कहकर अर्पिता और आशु बाहर चली जाती है। विरा दोनों को जाते हुए देखती है। विरा सामने दीवार की ओर देखती है जहाँ उसके माँ पापा की तस्वीर लगी हुई थी। विरा उस तस्वीर को देखते हुए बोली, हम आपका कहा पूरा करने जा रहे हैं पापा, और हमें पूरा यकीन है आप जहाँ भी होंगे हमें देख जरूर हम पर गर्व कर रहे होंगे। अर्पिता और आशु बाहर गार्डन में आ जाती है। अर्पिता राकेश जी और लता जी की बेटी आज सुबह ही लंदन से आई है। अर्पिता ने रानी कलर का सरारा सूट पहन रखा था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्पिता के गोरे रंग पर रानी कलर बहुत खिल रहा था। बालों की चोटी बनाकर आगे किया हुआ था, आगे से कुछ लंटे खुली छोड़ रखी थी। पतले होठ, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, पिंक होठ, माथे पर पिंक बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके और एक हाथ में ब्लैक वॉयर और एक में चूड़ियां। अर्पिता भी खूबसूरत थी और इंडियन लुक में वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वही आशु ने पेरेट ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। कुछ वक्त में वहां सिंघानियाज की गाड़ी आकर रुकती है और सभी गाड़ियों से निकलकर गार्डन की ओर आ जाते हैं। नानी जी दादी के गले लगकर उनका स्वागत करती है। वही मामी मानसी जी, विशाखा जी और रीना जी के गले लगती है। राकेश जी दादाजी के पांव छूते हैं और राजीव जी व शेखर जी के गले लगते हैं। सभी हंसते हुए मिलते हैं। शिवेश भी मामा मामी और नानी के पांव छूता है। कुछ भी कहो, हमारा लड़का बड़ों का आदर करना तो जानता है। वही आर्यन शिवेश को गले लगा लेता। शिवेश भी मुस्कुराकर उसे गले लगा लेता है।
वही अन्य को हमारे चारों लड़कों की नजर तो हमारी लड़कियों पर टिकी थी। वैभवांश तो पहले से ही सीमी और आशु पर फिदा थे, आज उनकी नजरें उनसे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। वही रुद्र और अन्य की नजरें किसी पर ठहरी हुई थी। अन्य जहाँ किट्टू को देखे जा रहा था, वही रुद्र अर्पिता को। दोनों कुछ देर तक तो अपनी नजरें हटा नहीं पाते हैं, फिर अपने इमोशन पर कंट्रोल कर अपनी नजरें उनसे हटा लेते हैं। वही सीमी और आशु मानसी जी और विशाखा से बातें कर रही थी। अर्पिता भी सबके साथ खड़ी थी। कुछ देर तक सभी ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तभी पंडित जी लता जी के पास आते हुए बोले, सगाई का मुहूर्त हो गया है, आप लड़के और लड़की को बुला लीजिए। लता जी हाँ, मैं सर हिला देती है। लता जी शिवेश को देखते हुए बोली, बेटा आप यहाँ आ जाए। शिवेश हाँ में गर्दन हिला वहाँ डेकोरेट किए गई जगह पर चला जाता है। लता जी अर्पिता को देखते हुए बोली, अर्पिता जाओ वीरा को लेकर आओ बेटा। अर्पिता हाँ में सर हिला जाने लगती है कि अन्य और वैभव आगे आते हुए बोला, आंटी आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम अपनी भाभी को लाने जाए। लता जी मुस्कुरा कर कुछ बोलने को हुई कि उससे पहले सीमी आगे आते हुए बोली, क्यों तुम हमारी दी को लेने क्यों जाओगे, हम लेकर आ सकते हैं, अपने आप यही खड़े रहो चुपचाप। मामी सीमी को देखते हुए बोली, सीमी ये क्या तरीका है बात करने का। वैभव लता जी को देखते हुए बोला, अरे आंटी रहने दीजिए इसके ना, और दिमाग की ओर इशारा करते हुए बोला, इसमें कमी है, हम जाते हैं, रूम कहाँ है उनका। सीमी वैभव को गुस्से में घुरते हुए आगे आने को हुई कि मामी सीमी का हाथ पकड़ आंखें दिखाते हुए उसे रोक लेती है और वैभव को देखते हुए बोली, बेटा ऊपर लेफ्ट साइड दूसरा कमरा। वैभव और अन्य अंदर चले जाते हैं। वही सीमी गुस्से में वैभव को घुरते रह जाती है। वही शिवेश अपना फोन निकाल किसी को मैसेज कर देता है। अंकेश चुपचाप एक तरफ खड़ा था। आज उसके दिल में बहुत दर्द था। उसका यहाँ रहने का मन नहीं था। वो अपनी आंखों के सामने वीरा को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था, पर वो यहाँ से जा भी नहीं सकता था। रोनित अंकेश को आज सुबह से नोटिस कर रहा था। आज अंकेश बहुत कम बात कर रहा था, सबसे कटा कटा सा लग रहा था। रोनित से अब और ज्यादा नहीं रुका जाता। वो अंकेश के पास जाते हुए बोला, क्या हुआ है, तू ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ा है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। अंकेश रोनित को एक नजर देखते हुए बोला, मुझे क्या होना था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोनित अंकेश को शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, पर तुझे देखकर लग नहीं रहा है तो ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, बता क्या हुआ है। अंकेश जबरदस्ती हंसते हुए बोला, यार तू बेवजह टेंशन ले रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैभव और अन्य वीरा के कमरे के बाहर खड़े थे। वैभव दरवाजा नॉक करते हुए बोला, भाभी क्या आप तैयार हो गई। वीरा अंदर अभी भी अपने माँ पापा की फोटो को अपनी खाली आंखों से देख रही थी। वैभव की आवाज सुनकर वीरा होश में आती। उसे 1 घंटा हो गया था और तब से वो अपने माँ पापा को देखते जा रही है। वीरा दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलती है। सामने वैभव और अन्य खड़े थे। अन्य वीरा को देख अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। वैभव वीरा को हाय कहता है। वीरा धीमे से वैभव की बात पर मुस्कुरा देती है। वैभव अन्य की ओर इशारा करते हुए बोला, और यह है अंश भाई का छोटा भाई और मेरे बचपन का दोस्त। अन्य भी मुस्कुराते हुए बोला, हाय भाभी। वीरा अन्य को देखते ही पहचान गई थी, क्योंकि एक बार एक प्रोजेक्ट में अन्य और वीरा साथ में काम कर चुके हैं, पर वीरा अन्य के सामने कभी नहीं आए, इसलिए अन्य वीरा को नहीं जानता था। वीरा अन्य से हाय हेलो करती है। वैभव वीरा के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो चले, सभी आपका वेट कर रहे हैं। वीरा हाँ में सर हिला देती है और अंदर जाकर अपना फोन लेकर आती है और वैभव के हाथों में अपना हाथ रख देती है। वैभव वीरा को अपने साथ ले जाने लगता है। अन्य भी उनके साथ साथ हो जाता है। तीनों गार्डन में आ जाते हैं। वीरा को देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शिवेश की नजर भी वीरा पर चली जाती है। शिवेश वीरा को देख देखता ही रह जाता है। उसकी नजरें वीरा पर थम जाती है। वही वीरा पर नजरें तो किसी और की भी ठहर गई थी, और वो कोई और नहीं अंकेश था। वीरा को देख अंकेश का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अंकेश चाहकर भी वीरा से नजरें नहीं हटा पा रहा था। अंकेश मन ही मन बोला, शिकायत कुछ नहीं तुझसे कि तेरा साथ नहीं मिला, बस तू खुश रहना यही दुआ है। मेरा क्या है, मुझे तो मेरा पहला प्यार भी नहीं मिला। वैभव वीरा को शिवेश के पास ले जाता है। वही शिवेश अलग ही टेंशन में था। तभी वीरा के फोन पर जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आने लगते हैं। वीरा पहले तो इग्नोर करती है, फिर एक साथ इतने सारे मैसेज देख फोन देखना ही सही समझती है। वीरा को फोन देखता देख शिवेश के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है। शिवेश मन में बोला, अब देखता हूँ मिस नेक्चुरी तुम कैसे सगाई के लिए मना नहीं करती हो। वीरा फोन ओपन करती है तो देखती है उसके पास एक अननोन नंबर से कुछ फोटोज आए हैं। वीरा फोटो पर क्लिक कर उन्हें फोन में डाउनलोड करती है। फोटो देख वीरा एक बार शिवेश को देखती है। शिवेश वीरा की ओर ना देखता देख और कहीं देख रहा था। वीरा फोन लॉक कर देती है। वही अर्पिता और रुद्र अपने हाथों में रिंग लेकर उनके पास खड़े थे। वही शिवेश वीरा के कुछ बोलने का वेट कर रहा था, पर वीरा शांत खड़ी थी। तभी पंडित कुछ मंत्र पढ़ते हुए शिवेश को देख बोले, बेटा लड़की के बाएं हाथ की रिंग फिंगर में अंगूठी पहन आए। शिवेश पंडित जी बात सुनकर वीरा की ओर हैरानी से देखते हुए मन ही मन बोला, ये वीरा कुछ बोल क्यों नहीं रही है, इसने मैसेज तो देख लिया ना।
हाँ मैसेज देखा था, फिर ये सगाई के लिए मना क्यों नहीं कर रही है? शिवेश अपने सवालों में उलझा हुआ था कि रुद्र शिवेश को हिलाते हुए बोला, शिवेश कहाँ खो गया, ये अंगूठी ले और विरा को पहना दे। रुद्र की बात सुनकर शिवेश उसकी ओर देखता है और एक नजर अंगूठी को देखता है। शिवेश अंगूठी उठा लेता है। विरा अपना बायां हाथ आगे कर देती है। शिवेश विरा को अंगूठी पहना देता है और उधर अंकेश की आंखों से आंसू गिर पड़ता है। अंकेश इधर उधर देखता है पर किसी का ध्यान उस पर नहीं था। अंकेश रुमाल निकाल बड़ी सफाई से आंसू पोंछ लेता है। अर्पिता रिंग विरा के आगे कर देती है। विरा रिंग उठा लेती है पर शिवेश हाथ आगे नहीं करता है। ये देख दादाजी को शिवेश पर गुस्सा आने लगता है। रुद्र शिवेश को हाथ लगाता है और उसे इशारा करता है। शिवेश एक नजर अपने दादा को देखता है। दादाजी गुस्से में उसे ही घूर रहे थे। शिवेश दादाजी से नजरें हटा विरा के सामने अपना हाथ कर देता है और विरा शिवेश को अंगूठी पहना देती है। अंकेश से अब और नहीं देखा जाता। अंकेश वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। आर्यन अंकेश को जाते हुए देख लेता है। वही रोहन का ध्यान भी अंकेश पर चला जाता है। रोहन मन ही मन बोला, ये अंकेश को हो क्या गया है, ये तो कभी ऐसा नहीं था, फिर आज ये इस तरह का अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। आर्यन अंकेश के पीछे चला जाता है और रोहन भी अंकेश एक तरफ जाता है। उसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। वो रोना नहीं चाहता था पर उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा था। अंकेश का मन कर रहा था कि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए। अंकेश खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। अंकेश जल्दी से आंसू साफ कर मुस्कुराते हुए पीछे पलटता है। उसके पीछे रोहन और आर्यन दोनों खड़े थे। रोहन अंकेश की लाल आंखें देख बोला, तू रो रहा है? अंकेश इधर उधर देखते हुए बोला, मैं क्यों रोने लगा, वो बस आंखों में कचरा चला गया था। रोहन हमें सर हिला देता है। आर्यन अंकेश के गले लग जाता है और रुआंसा होकर बोला, भाई कब तक आप अपना दर्द हमसे छुपाने वाले हो। अंकेश ने अब तक खुद को संभाल रखा था, अब और ज्यादा वो खुद को रोक नहीं पाया और आर्यन को गले लगा रोने लगता है। रोहन अंकेश को इस तरह टूटता देख समझ जाता है कि मामला दिल का है। अंकेश रोते हुए बोला, यार बहुत दर्द हो रहा है दिल में, मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। आर्यन अंकेश से अलग होकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, भाई संभालिए खुद को, आप इस तरह टूट नहीं सकते हैं, आपसे तो मुझे हिम्मत मिलती है और आप ही ऐसे टूट जाओगे। शिवेश विरा दी से शादी नहीं करना चाहता, मैं आपके लिए दी से बात करूंगा। रोहन आर्यन की बात सुनकर बोला, कोई फायदा नहीं है, विरा अब शिवेश से ही शादी करेगी। आर्यन रोहन की ओर देखते हुए बोला, क्या कह रहे हो आप, ऐसी शादी में दी खुश नहीं रह पाएगी। शादी मतलब दोनों में प्यार होना जरूरी है, पर शिवेश दी से प्यार नहीं करता है, ना वो उनसे शादी करना चाहा है। रोहन अंकेश को देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें विरा को भुला देना चाहिए, वो कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती है। पहला प्यार सबके नसीबों में नहीं होता है और तुम्हारे नसीब में भी पहला प्यार नहीं लिखा है। आर्यन इस बार थोड़ा गुस्से में बोला, एक बार विरा दी से बात तो कर लेते हैं, कम से कम क्या पता दी भी किसी मजबूरी में शादी कर रही हो। इस बार अंकेश आर्यन की ओर देखते हुए बोला, हाँ वो कर रही है मजबूरी में शादी, इनफैक्ट वो किसी से शादी करना भी नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो किसी से प्यार करे, वो खुद को अकेला रखना चाहती है, चाहे उसके अंकेश कितना भी दर्द क्यों ना हो, पर वो अपने चेहरे पर उसे आने नहीं देती। आर्यन अंकेश के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हैरान रह जाता है। आर्यन अंकेश को देखते हुए बोला, तो फिर दी ये शादी क्यों कर रही है, जहां उन्हें प्यार मिलने की उम्मीद नहीं, वो खुद किसी से प्यार करना नहीं चाहती, फिर क्यों कर रही है वो ये शादी। तीनों बात करने में लगे थे, उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी बात सुन रहा है, वो कोई और नहीं रुद्र था। रुद्र एक कॉल अटेंड करने इस तरफ आया था, पर रोहन की बात सुनकर उसके कदम वही रुक जाते हैं और वो उनकी बातें सुनने लगता है। वही शिवेश इस वक्त अंश के पास बैठा था, वो अपनी सोच में गुम था। तभी वहां सीमी आ जाती है। सीमी शिवेश का हाथ पकड़ उसे खड़ा करते हुए बोली, जीजू आप यहाँ आकर क्यों बैठे हो, अभी तो आपका और दी का कपल डांस बाकी है। शिवेश मना करते हुए बोला, नहीं सीमी मुझे डांस करना नहीं आता है। वैभव शिवेश की बात सुनकर बोला, भाई आप झूठ क्यों बोल रहे, आपको डांस करना आता है। शिवेश घुरकर वैभव को देखता है। वैभव झट से खड़ा होकर बीच में खड़ा होते हुए बोला, अटेंशन प्लीज। हाँ तो मैं ये कह रहा था, सगाई कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो रही है, तो क्यों ना इसमें डांस का तड़का लगाया जाए। तो सबसे पहला डांस करने वाले हैं हमारे भाई और भाभी, सभी एक साथ ताली बजा देते हैं। विरा शिवेश को देख खड़ी हो जाती है। शिवेश का बिल्कुल मन नहीं था विरा के साथ डांस करने का। शिवेश मुंह बनाते हुए आगे बढ़ जाता है और विरा के सामने अपना हाथ कर देता है। विरा अपना हाथ शिवेश के हाथों में रख देती है। तभी एक प्यारा सा सॉन्ग चलने लगता है, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। शिवेश विरा का हाथ पकड़ सबके बीच में ले आता है और विरा की कमर पकड़ खुद से सटा लेता है। विरा का एक हाथ शिवेश के कंधे पर और दूसरा शिवेश के हाथ में था। शिवेश विरा के साथ गाने की लिरिक्स के साथ मूव करने लगता है। वैभव फोन निकाल दोनों का वीडियो बनाने लगता है। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा।
शिवेश विरा को दूसरी ओर घुमाकर फिर खुद से सटा लेता है। शिवेश की पकड़ विरा पर कसी हुई थी जिससे विरा को दर्द हो रहा, पर विरा कुछ नहीं कहती और अपने दोनों हाथ शिवेश के गले से लपेटते हुए उसके कान के पास जाकर बोली, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, बुरा लग रहा है कि मैंने वो तस्वीर देखने के बाद भी आपसे सगाई क्यों की? शिवेश विरा की आंखों में देखते हुए उसे जोर से घुमा देता है और एक हाथ विरा के चेहरे पर रखता है। विरा भी अपना हाथ शिवेश के चेहरे पर रख देती है और लिरिक्स के साथ डांस स्टेप करने लगते हैं। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब, तू तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूं सूना सा एक आसमां महताब तू। शिवेश विरा के कान के पास चेहरा ले जाते हुए बोला, तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा होने वाला पति किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर रहा है और तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या पैसे के लिए ये सब कर रही हो? और एक झटके में विरा की कमर पकड़ उसे थोड़ा ऊपर उठा घुमा देता है। विरा एक तंज भरी स्माइल करते हुए बोली, और तुम ये कैसे कह सकते हो मैं ये सब पैसे के लिए कर रही हूँ? ओ करम खुदाया है तुझे, मैंने जो पाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। शिवेश आगे बढ़कर विरा के पीछे जाकर उसके दोनों हाथों को हाथ में लेते हुए डांस स्टेप करते हुए बोला, क्योंकि और कोई रीजन हो नहीं सकता, वरना कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और के साथ रात गुजारे। या तो तुम पैसों के लिए ये सब कर रही हो या फिर तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल है। विरा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देख शिवेश के फेस पर स्माइल आ जाती है। दोनों का डांस खत्म हो जाता है और सभी एक साथ तालियां बजा देते हैं। लता जी मानसी जी की ओर देखते हुए बोली, कितना खूबसूरत डांस किया है दोनों ने। पास खड़ी विशाखा जी बोली, डांस ही नहीं बातें भी खूबसूरत की है दोनों ने। जब से डांस शुरू हुआ साथ में बातें भी शुरू हो गई। विशाखा जी की बात सुनकर चारों लेडी हंस देती है। आर्यन की बात सुनकर अंकेश आंखों में आए आंसू साफ करते हुए बोला, क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि उसकी शादी शिवेश से हो, और रही बात किसी से प्यार करने की तो वो किसी को अपनी कमजोरी नहीं बना सकती। वो माफिया क्वीन है और उसके सिर पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। रुद्र को आर्यन की बात सुनकर झटका लगता है। मतलब हम जिस माफिया क्वीन को ढूंढ रहे थे वो विरा है, ये कैसे हो सकता है? वो मासूम सी दिखने वाली विरा माफिया गर्ल क्वीन है। तभी रुद्र के कानों में आर्यन की आवाज पड़ती है, पर विरा दी की कमजोरी तो सीमी है ना? आर्यन अंकेश और रोहन को देखते हुए बोला। इस बात का जवाब देते हुए रोहन बोला, इसीलिए तो उन्होंने अपनी पहचान दुनिया से हाइड कर रखी है और एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। अंकेश आर्यन को देखते हुए बोला, तू टेंशन मत ले, वक्त के साथ साथ में भी विरा को भूल जाऊंगा। अभी जख्म ताजा है इसलिए दर्द हो रहा है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। रुद्र अब वहां से चला जाता है। रुद्र को आता देख अंश बोला, कहाँ रह गया था अभी अभी? विरा और शिवेश ने कितना अच्छा डांस किया था, तो देखे बिना रह गया। इम्पोर्टेंट कॉल था तो बात करने लगा, इस गधे ने डांस किया। रुद्र शिवेश को देखते हुए बोला, अपने लिए गंधा सुन। शिवेश घुरकर रुद्र को देखता है। रुद्र शिवेश को अपने दांत दिखा देता है। तब तक आर्यन रोनित भी वहां आ गए। अंकेश ने कुछ देर में आने का कह दोनों को भेज दिया था। सीमी आगे आते हुए बोली, तो अब डांस करेगी हमारी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल लेजेंड? सीमी चारों की ओर इशारा करती है। मानसी जी और लता जी एक साथ नाम एक गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं हमें नहीं आता है। रेना जी और विशाखा जी दोनों को खींचते हुए बीच में लाते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं आता है? बच्चों की सगाई क्या बार बार होनी है? ऐसे मौके पर एक दो ठुमके लगा लेना चाहिए। चारों को आता देख अन्य सीटी बजा देता है। अन्य वैभव को इशारा करता वो दोनों भी खड़े हो जाते हैं ठुमके लगाने के लिए। वैभव रुद्र और अंश को भी खींचकर साथ ले आता है और गाना बजता है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, सारा दिन घूंघटे में बंद गुड़िया सी आंखियों में घुलती है। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है, सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा पीछे पीछे चलता है। वैभव रीना जी के साथ, अन्य लता जी के साथ, रुद्र मानसी जी के साथ और अंश विशाखा जी के साथ डांस कर रहा था। सभी एक साथ स्टेप से स्टेप मिलाते हुए डांस कर रहे थे। किसी को डांस करना आ रहा था तो कोई बस अपने हाथ हिला रहा था, जिसके मजे सभी ले रहे थे। रुद्र तो मानसी जी को जबरदस्ती नचाने में लगा था। शिवेश के फेस पर भी छोटी सी स्माइल आ जाती है। विरा शिवेश के पास ही बैठी थी। शिवेश को मुस्कुरा देख मन में बोली, इसने कचड़े को मुस्कुराना भी आता है, वह क्या खबर मिली है? और मन में एक्टिंग करते हुए, लेटेस्ट न्यूज अभी अभी खबर मिली है, इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन शिवेश सिंघानिया दिखे पहली बार मुस्कुराते हुए। शिवेश विरा को देखता है जो उसी को देख रही थी। शिवेश तुरंत मुस्कुराना बंद कर देता है और विरा को गुस्से में घूरने लगता है। विरा शिवेश को इग्नोर कर सामने देखने लगती है। कुछ वक्त में उनका डांस खत्म हो जाता है। नानी और दादी एक तरफ बैठे बातें कर रहे थे। कुछ ही वक्त में दोनों घुल मिल गए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हो।
कुछ वक्त में डांस करने के बाद सभी खाना खाने लगते हैं। बड़े एक तरफ बैठे थे वही बच्चे एक तरफ रुद्र के पास अर्पिता बैठी थी, जिससे रुद्र सहज महसूस कर रहा था। वेटर सबके सामने खाना सर्व करने लगते हैं। शिवेश फोन निकाल पिक्चर अंश को भेज देता है। वो अंश का रिएक्शन देखना चाहता था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि शिवेश की भेजी पिक्चर जिसमें वो किसी और को किस करता दिखाई दे रहा है, ऐसी फोटो देख वीरा ने उससे सगाई कैसे कर ली। अंश मैसेज टोन की आवाज सुनकर फोन बाहर निकालता है। अंश मैसेज ओपन करके देखता है तो उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गई थी। अंश को पिक्चर देख यकीन नहीं हो रहा था कि ये शिवेश है। फोटो में शिवेश की अपर बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था। एक पिक्चर में वो एक लड़की के होठों पर किस करते दिखाई दे रहा था। दूसरी पिक्चर में उस लड़की की ड्रेस उसके कंधे से नीचे सरकी हुई थी और शिवेश उस लड़की की गर्दन पर किस कर रहा था। अंश आंखें मलता है और दोबारा पिक्चर देखता है। अंश मन ही मन बोला, ये शिवेश इतना ठरकी कब से हो गया, और वो भी तब जब ये सगाई कर रहा है। अंश का ऐसा रिएक्शन देख शिवेश मन ही मन बोला, इसका ऐसा रिएक्शन है तब फिर वीरा की ओर देखकर इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। वीरा को जैसे शिवेश के मन की बात सुनाई दे जाती है। वीरा शिवेश के करीब हो उसके कान के पास जाकर बोली, वो इसलिए मिस्टर सिंघानिया की ये फोटो एडिट की हुई है। पिक्चर ध्यान से देखने पर पता चल रहा है, इसलिए मुझे तुम पर शक नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन लड़कियों जैसी हूँ जिनका हस्बैंड किसी और के साथ रातें रगीन करे और वाइफ किसी और के साथ। अब इस लड़की को मन की बात भी सुनाई दे रही है। कहीं ये सच में चुड़ैल बुड़ैल तो नहीं है, और पिक्चर देखकर पता नहीं लगता कि ये एडिट की हुई है, फिर इसे कैसे पता चला। शिवेश वीरा से थोड़ा दूर हो उसे देख धीरे से बोला। तभी उसके कंधे पर अंश हाथ रखते हुए बोला, ये क्या है, और तू मुझे तेरी ऐसी पिक्चर क्यों भेज रहा है। शिवेश को पहले ही वीरा ने परेशान कर रखा था। अब अंश का पिक्चर के बारे में सवाल पूछना शिवेश को गुस्से में लाने का काम कर गया था। शिवेश अंश पर भड़कते हुए बोला, गधे ये पिक्चर एडिट की हुई। अंश पिक्चर देख वापस शिवेश को देख बोला, तो फिर ऐसी एडिट कौन करता है, और ये लड़की कौन है, कहीं तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है। शिवेश 2 अंगुली माथे पर रख रगड़ते हुए बोला, तुझे लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। अंश पहले ना में सर हिलाते हुए फिर हाँ में सर हिलाते हुए बोला, क्या पता तेरा लड़की देख बहक जाए और अब वो लड़की तुझे ब्लैकमेल कर रही हो। सच सच बता, ऐसी बात तो नहीं है ना। शिवेश अंश को देख लाचारी में मन ही मन बोला, वाह बेटे शिवेश, क्या किस्मत पाई, दोस्त ऐसा मिला जो एकदम फट्टू निकला। वही बीवी ऐसी मिल रही है जिसके सामने चालाकी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित हो रहा है। अंश शिवेश का कंधा थपथपाते हुए बोला, इतना क्या सोच रहा है बताना। शिवेश अंश का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप, खाना खा, ठंडा हो रहा है, बाद में जान लेना जो भी तुम्हें जानना है। सभी एक साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं। वैभव सीमी के पास बैठा था। वैभव शरारत करते हुए सीमी का हाथ पकड़ लेता है। सीमी की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। सीमी वैभव को देखती है जो एक हाथ से खाना खा रहा था और ऐसा प्रेजेंट करती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। सीमी वैभव से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर वैभव सीमी के हाथ पर अपनी पकड़ कस देता है। सीमी लाचारी में वैभव की ओर देखती है। वैभव को सीमी को तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। सीमी कुछ सोच कांटे वाला चम्मच नीचे गिरा देती है और उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है। चम्मच उठा वैभव के पैर पर चुभो देती है। वैभव सीमी का हाथ छोड़ एक झटके में खड़ा हो जाता है। रुद्र वैभव को ऐसे अचानक खड़ा होता देख बोला, क्या हुआ वैभव, खड़ा क्यों हो गया। रुद्र की आवाज सुन वैभव सीमी को घुरकर देखता है। सीमी ऐसे प्रेजेंट कर रही थी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। सीमी वैभव को मासूम आवाज में बोली, क्या हुआ वैभव, खाना पसंद नहीं आया क्या। वैभव जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, नहीं सीमी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आशु वैभव की बात सुनकर बोली, तो खड़े क्यों हो, बैठो, खाना खाओ आराम से। वैभव सीमी को घुरते हुए वापस बैठ जाता है। सीमी ने चम्मच कुछ जोर से ही घुंसा दिया था जिससे वहां हल्का हल्का खून भी निकल आया था। वैभव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खाना खाने लगता है। कुछ वक्त में सभी का डिनर हो जाता है। अनुज तन्वी को लेकर चला जाता है क्योंकि दोनों का घर एक दिशा में था और वो बाइक से आए थे। वही किट्टू का घर उनसे अपोजिट साइड था। अनुज ने किट्टू से कहा था कि वो उसे पहले छोड़कर आ जाएगा पर किट्टू ने उसे मना करते हुए कहा कि वो चली जाएगी। किट्टू सीमी के पास आते हुए बोली, सीमी अब मैं भी चलती हूँ, मॉम डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सीमी किट्टू की बात सुनकर बोली, पर तू अकेली कैसे जाएगी, वो भी इस वक्त। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने कैब बुक कर ली है, मैं चली जाऊंगी। किट्टू सीमी को देख कहती है। सीमी इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं यार, इतनी रात को तेरा ऐसे अकेले जाना सेफ नहीं है। किट्टू कुछ कहने को हुई कि तभी वहां पर अन्य आ जाता है। अन्य ने किट्टू और सीमी की बात सुन ली थी। अन्य किट्टू और सीमी को देखते हुए बोला, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। सीमी अन्य को हैरान नजरों से देखते हुए बोली, क्यों, तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाना है क्या है। अन्य मुस्कुराते हुए फ्लर्ट करते हुए बोला, आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं है सीमी जी, पर क्या करे, जाना तो होगा। किट्टू अन्य की बात पर धीमे से मुस्कुरा देती है। सीमी अन्य को घूरते हुए बोली,
तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। अन्य में सर हिला देता है। किट्टू अन्य से चिढ़ते हुए बोली, तो क्यों यहाँ च्युइंगम की तरह चिपके हुए हो, जाओ यहाँ से। अन्य सीमी को इरिटेट होता देख बोला, शांत सीमी जी शांत, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है और आपकी छोटी सी नाक पर ये गुस्सा जब देखो तब आया रहता है। सीमी और ज्यादा बुरी तरह से अन्य को घूरने लगती है। अन्य जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आगे बोला, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपकी दोस्त को घर ड्रॉप करके आ सकता हूँ। सीमी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, और किट्टू के आगे खड़ी होते हुए बोली, मेरी दोस्त को मैं भाई के साथ भेज दूंगी, तुम घर जाओ अपने। किट्टू बेचारी चुपचाप दोनों की बात सुन रही थी। अन्य सीमी को घूरते हुए बोला, तुम ऐसे मुझे कैसे कह सकती हो जाने के लिए। सीमी मुस्कुराते हुए अपने हाथ बांधते हुए बोली, मुंह से। अन्य चिढ़ते हुए बोला, हाँ पता है, सभी मुंह से ही बोलते हैं पागल लड़की। सीमी अन्य को गुस्से में और ज्यादा घुरते हुए बोली, तुमने मुझे पागल कहा। अन्य मासूम सा फेस बनाकर हाँ में सर हिला देता है। यू इडियट डॉकी कहीं का। अन्य अपनी कमर पर हाथ रखते हुए थोड़ा जोर से बोला, तुमने मुझे डॉकी कहा, क्या मैं तुम्हें डॉकी नजर आता हूँ। अन्य की आवाज सुन सबका ध्यान उन दोनों पर चला जाता है। किट्टू सीमी को पीछे करते हुए बोली, सीमी यार बस कर। सीमी किट्टू को इग्नोर कर अन्य को घूरते हुए बोली, तो तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूँ, तुमने मुझे पागल क्यों कहा। अब तो ये अन्य का बच्चा गया, इसे नहीं पता इसने पागल किस बम को कह दिया है। आशु अर्पिता के पास होते हुए बोली। अर्पिता हंसते हुए बोली, मुझे तो मजा आ जाएगा। राकेश जी सीमी के पास आते हुए बोले, क्या हुआ प्रिंसेस, आप अन्य पर क्यों भड़क रही हो। सीमी राकेश जी को देख अन्य को घूरते हुए बोली, इस डॉकी ने मुझे पागल कहा। अन्य माथे पर हाथ रखते हुए बोला, यार मैं तुम्हें डॉकी कहाँ से नजर आता हूँ। राकेश जी दोनों को शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ दोनों, ऐसे झगड़ा करते हुए अच्छे नहीं लगते तुम दोनों। रीना जी आगे आते हुए बोली, अन्य ये क्या तरीका है बात करने का, मैं तो सीमी का हाथ मांगने वाली थी तुम्हारे लिए और तुम बच्चों के जैसे सीमी से झगड़ रहे हो। वैभव पर तो जैसे एक साथ 1000 बिजलियां टूट पई हो। वैभव के ही नहीं, सीमी और विशाखा जी का भी यही हाल था। वो तीनों आंखें फाड़े रीना जी को देख रहे थे। सीमी रीना जी के पास आते हुए बोली, सॉरी आंटी, पर मैं आपके इस बंदर की पुछ से शादी नहीं करने वाली। अन्य अपने लिए एक नाम और सुनकर सीमी को बुरी तरह घुरते हुए बोला, तुम जंगली बिल्ली मुझसे रिजेक्ट कर रही हो। सीमी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ क्योंकि मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और मैं उससे ही शादी करूंगी। विरा फोन कॉल अटेंड करने दूसरी तरफ गई हुई थी, अब वापस आए हैं। वहां का माहौल गर्म देख समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ क्या चल रहा है। वही शिवेश चेयर पर बैठा फोन में मेल चेक कर रहा था। उसने इस झगड़े को इग्नोर कर दिया था। आर्यन तो बड़े मजे से दोनों की केट फाइटिंग देख रहा था। अन्य सीमी के पास आते हुए बोला, तुम जैसी कबूतरी से कौन शादी करना चाहता है बताओ जरा, मैं भी देखूं किस गधे को तुमने शादी के लिए चुना है। वैभव की तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी। जिस हिसाब से सीमी वैभव से चिढ़ती थी उस हिसाब से तो वो मुझसे शादी करने से रही। अगर इसने किसी और का नाम लिया ना तो मैं उस लड़के की बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। सीमी अन्य को घूरते हुए बोली, जहां मेरी बहन शादी करके जाएगी वहीं मैं जाऊंगी। अन्य हैरानी से सीमी को देखते हुए बोला, तुम शिवेश भाई से शादी करोगी, मतलब शिवेश भाई की दो पत्नी होगी। अन्य की बात सुनते ही शिवेश के हाथ से फोन छुटकर नीचे गिर जाता है। शिवेश मन में बोला, नहीं मैं तो एक से छुटकारा पाना चाहता हूँ और दूसरी भी मेरे गले पड़ रही है। विरा और आशु को छोड़कर सब आंखें फाड़े सीमी को देख रहे थे। विरा और आशु को तो पता था क्योंकि सीमी ने पहले दिन ही कह दिया था कि वो दी के देवर से शादी करेगी ताकि वो हमेशा अपनी दी के साथ रह सके। लता जी सीमी के पास आते हुए बोली, बेटा तुम ये कैसी बात कर रही हो, तुम और शिवेश से शादी। सीमी फ्रस्ट्रेट होने हुए बोली, क्या यार मामी आप ही इस गधे की बातों में आ गई, मैं उस वैभव की बात कर रही हूँ। और वैभव को देखते हुए बोली, ओ भाभी के देवर क्या मुझसे शादी करोगे। सब एक साथ राहत की सांस लेते हैं। शिवेश फोन उठाते हुए मन में बोला, थैंक गॉड बच गया। वैभव सीमी की बात सुनकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। दादा को देखते हुए, चले दादाजी आप जाकर, सभी का ध्यान वक्त पर जाता है। दादाजी हमें गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ काफी लेट हो गया है, हमें चलना चाहिए। और सीमी के पास आते हुए धीरे से बोले, हमें ये रिश्ता मंजूर है बेटा। दादाजी की बात सुनकर सीमी के फेस पर मुस्कान आ जाती है। लता जी सभी को तोहफे देती है। दादी जी मना करते हुए बोली, अरे इसकी क्या जरूरत है, हमें विरा जैसी बेटी मिल रही है वो ही बहुत है, हमें ये नहीं चाहिए। नानी जी दादी जी को मना करते देख बोली, ले लीजिए कुसुम जी, मुझे दादी का नाम याद नहीं है कि मैंने पहले बताया है कि नहीं, पर अगर बताया है तो उसे भूल जाएं और दादी का नया नाम याद कर ले, विंकिंग फेस ग्रिन। ये हमारे घर की रिवाज है, हम पहली बार हमारे घर आए संबंधी को खाली हाथ नहीं भेजते।
नानी की बात मानकर सभी लता जी से तोहफे ले लेते हैं। सभी जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। किसी का ध्यान वैभव पर नहीं था, सीमी का भी नहीं। वैभव पीछे से सीमी के कान के पास आकर सेडेक्टिव वॉइस में बोला, हमें आपका प्रपोजल मंजूर है। कुछ हटके था पर मुझे पसंद आया और आसपास देखते हुए जल्दी से सीमी के गाल पर किस कर देता है और उससे दूर खड़ा हो जाता है। सीमी वैभव की हरकत पर आंखें फाड़े उसे देखती रहती है, फिर इधर उधर देखती है। उन्हें किसी ने देखा तो नहीं, तो अन्य उन्हें ही देख रहा था। अन्य को देख सीमी टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना देती है, जिसे देख अन्य मुस्कुरा देता है। कुछ वक्त में सभी वहां से चले जाते हैं। रोनित किट्टू को छोड़ने चला जाता है। विरा इस वक्त अंकेश के रूम के बाहर खड़ी थी। उसे अंकेश से बात करनी थी। अंकेश को यही लगता था कि विरा ये उसकी फीलिंग से अनजान है, पर विरा को अंकेश की फीलिंग के बारे में पता था। ऑस्ट्रेलिया में जिस दिन विरा शिवेश को बचाने के लिए जा रही थी, उस वक्त अंकेश के कमरे में इंतजार कर रही विरा के सामने अंकेश का फोन रखा हुआ था। एक नोटिफिकेशन की आवाज से विरा का ध्यान अंकेश के फोन पर चला जाता है। विरा देखती है कि फोन की स्क्रीन पर उसकी फोटो लगी हुई है, वो भी तब की जब विरा पहली दफा कॉलेज में अंकेश से मिली थी। और उस दिन अंकेश की आंखों में दर्द देखकर विरा को अंदाजा हो जाता है कि अंकेश उसके लिए फिनलिंग रखता है। हालांकि विरा इसे फिनलिंग का नाम दे रही थी, अंकेश तो विरा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। जो फिनलिंग से बढ़कर थी, उसकी मोहब्बत जिस्मानी नहीं रूह की मोहब्बत थी, जिसका अंदाजा विरा लगा ही नहीं सकती थी। विरा एक गहरी सांस लेकर अंकेश के रूम के दरवाजे पर नॉक करती है। अंकेश इस वक्त बेड पर लेटा विरा की उसी पिक्चर को अपने फोन में देखे जा रहा था। नॉक की आवाज सुनकर अंकेश अपने आंखों में आई नमी पहुंचकर दरवाजे की ओर चला जाता है। सामने विरा को देख अंकेश हैरान रह जाता है। अंकेश विरा को देख बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ काम था क्या? विरा हाँ में सर हिला अपनी कठोर आवाज में बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंकेश हाँ में सर हिला विरा को अंदर जाने की जगह दे देता है। विरा रूम के अंदर चली जाती है। अंकेश दरवाजा बंद कर विरा की ओर चला जाता। विरा वहां रखे सोफे पर बैठ जाती है। अंकेश विरा के सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। विरा कुछ देर तक कुछ नहीं बोलती। विरा को कुछ ना बोलता देख अंकेश बोला, अब बोलो भी क्या, सारी रात ऐसे जागकर ही काटनी है? विरा गहरी सांस लेकर अंकेश को देखते हुए बोली, देखो अंकेश, मैं इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। कैसे होता है कैसे नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अंकेश नासमझी में विरा को देख रहा था। विरा को बीच में रोकते हुए अंकेश बोला, तुम किस बारे में कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। विरा अंकेश को देख बोली, मैं प्यार की बात कर रही हूँ, मुझे पता है तुम मेरे लिए फीलिंग रखते हो। अंकेश विरा की बात सुनकर हैरान रह जाता है। अंकेश इधर उधर देखते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। विरा धीमे से हंसते हुए बोली, कब तक छुपाओगे अंकेश? तुम्हारी आंखों की ये तकलीफ साफ साफ बता रही हो कि तुम अंदर से टूट रहे हो, और मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त को नहीं खो सकती। तुमने मेरा हर तकलीफ में साथ दिया है, तो मुझे भी तो हक है मैं तुम्हारी तकलीफ को दूर करने में तुम्हारी मदद करूं। अंकेश सोफे से खड़ा होते हुए बालकनी की तरफ चला जाता है और जाते हुए बोला, ये तकलीफ दूर नहीं होगी, सच्चे प्यार में दर्द भी मिलता है, और जिसे मैं सहन कर रहा हूँ, दिल रो रहा पर चेहरे पर मुस्कान अब भी है। तुम्हें पता है, जब से तुम्हारी और शिवेश की शादी की बात सुनी है, तब से इस दिल के हजारों टुकड़े हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा कौन से टुकड़े को कहाँ जोड़ू कहाँ नहीं। बहुत दर्द होता है प्यार में, अभी तुम मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकती। जिस तुम्हें प्यार होगा ना विरा, उस दिन तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा। विरा शांत बैठे अंकेश को देख रही थी। अंकेश की बात सुनकर विरा खड़े होते हुए बोली, मुझे प्यार नहीं करना। प्यार से इंसान कमजोर होता है, और मुझे कमजोर नहीं होना। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की मौत का बदला लेना है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि किसी को अधूरा पाने से तो अच्छा है उसे पूरा छोड़ दिया जाए। विरा अंकेश के पास बालकनी में चली जाती है। अंकेश की आंखों में आंसू थे। विरा अंकेश के कंधे पर हाथ रखती है। अंकेश कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, और उसकी आंख में ठहरे आंसू उसकी आंखों से बाहर आ जाते हैं। अंकेश बंद आंखों से ही बोला, प्यार कमजोर नहीं बनाता विरा, प्यार से ताकतवर कुछ नहीं होता, और ये बात तुम्हें तब समझ आएगी जब तुम सही मायने में प्यार का मतलब पता चलेगा। और अपने आंसू पोंछ विरा के और मुस्कुराते हुए पलटते बोला, और रही मेरी बात, तो मैं तुम्हें कभी भूल तो नहीं पाऊंगा, पर हाँ कोशिश जरूर करूंगा। विरा धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर मुझे मेरा वही पहले वाला दोस्त मिल सकता है, जिसके साथ विरा मस्ती करती है, हंसती है, खेलती है? अंकेश विरा की बात सुन हाँ में सर हिला देता है। इतना सुनते ही विरा अंकेश की गुदगुदी करने लगती है। अंकेश विरा के हाथ हटाते हुए बोला, यार विरा ये चिंटीग है, तुम्हें पता है मुझे बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है, और तुम इसी बात का फायदा उठाती हो। विरा हंसते हुए अंकेश को गुदगुदी करते हुए बोली, बुद्धू तभी तो कर रही हूँ। और कमरे में अब तक के गम भरे माहौल में दोनों के खिलखिलाने की आवाज आने लगती है। विरा अंकेश के साथ ही खुलकर हंसती थी। दोनों को ऐसे हंसते देख कोई देख रहा था, वो और कोई नहीं, रोनित था, जो किट्टू को छोड़कर अभी अभी वापस आया था, और उसका ध्यान अंकेश की बालकनी पर चला जाता है।
अंकेश और विरा को ऐसे मस्ती करते देख रोनित मुस्कुराते हुए बोला, चलो दोनों कम से कम हंसे तो सही, वरना में तो इनका लटका हुआ चेहरा देख बोर गया था। कुछ वक्त बाद विरा अपने रूम में बेड पर लेटी अपने हाथ में पहनी रिंग को देख रही थी, डायमंड रिंग जिसमें डायमंड के अंदर वी और एस नाम लिखा हुआ था, जो बहुत गौर से देखने पर पता चल रहा था ये रिंग मानसी ने खुद डिजाइन की थी। विरा रिंग देखते हुए मन में बोली, क्या मैं सही कर रही हूँ? शिवेश से जबरदस्ती शादी करके कुछ गलत तो नहीं कर रही? विरा खुद की उधेड़बुन में उलझी हुई थी। जिस तरह से शिवेश शादी न करने के बहाने लिए जा रहा, उसे देख विरा के मन में ये सवाल बार बार आ रहा था। आखिर में विरा ये सब सोचते हुए नींद के आगोश में चली जाती है। अगली सुबह सिंघानिया विला के सभी मेंबर आज जिंदल मेंशन जा रहे थे, इसलिए सभी के रूम में पैकिंग हो रही थी। शिवेश के कपड़े मानसी जी बैग में डालते हुए बोली, अब क्या ऐसे ही मुंह लटकाए रखेगा? शिवेश सोफे से खड़ा होकर मानसी जी की तरफ जाते हुए बोला, मॉम आपको पता है ना मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं करनी विरा से शादी। विरा से क्या, इनफैक्ट मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, आप प्लीज शादी रोक दो ना। शिवेश की बात सुनकर मानसी जी के हाथ रुक जाते हैं। मानसी जी शिवेश के पास आकर उसे बेड पर बिठाती है और खुद बेड पर आलती पालती मारकर बैठ जाती है। शिवेश मानसी जी के बैठते ही उनकी गोद में अपना सिर रख लेट जाता है। मानसी जी शिवेश के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मुझे पता है शिव कि तू इस शादी से खुश नहीं है, पर तुम्हें पता है मैं और तेरे डैड, तू जब छोटा सा था ना तब से तेरी शादी के सपने सजाए बैठे हैं। तेरे डैड तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे और उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए बहुत से ज्वेलरी डिजाइन भी बनाए थे। शिवेश शांति से मानसी जी की बात सुन रहा था। मानसी जी आगे बोली, जो अंगूठी तुमने विरा को पहनाई थी ना, उसे तेरे डैड ने डिजाइन किया था और मुझे बताया था कि इस रिंग में वो तुम्हारे नाम के साथ साथ तुम्हारी होने वाली वाइफ का नाम भी इस रिंग में लिखेंगे। मैं जानती हूँ शिवेश, तू रिद्धिमा से बहुत प्यार करता है और उसे नहीं भुला सकता, पर प्लीज बेट अपनी मॉम की आखिरी इच्छा समझ कर ही विरा से शादी कर ले। विरा सच में बहुत अच्छी लड़की है। शिवेश मानसी जी की बात सुनकर उनकी गोद से खड़ा होते हुए बोला, आपने अपने बेटे से कुछ मांगा हो और वो आपका बेटा पूरा ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? मैं विरा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उसे कभी भी पत्नी होने का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। और मानसी जी का हाथ अपने सर पर रखते हुए बोला, और इसके लिए आप मुझे फोर्स नहीं करोगी, आपको मेरी कसम। मानसी जी कुछ सोचकर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, पर तू अपनी जिम्मेदारी तो अच्छे से निभाएगा ना? शिवेश हाँ में सर हिला देता है। शिवेश की हाँ सुनकर मानसी जी मन में बोली, और मुझे पक्का विश्वास है कि तू जिम्मेदारी निभाते निभाते पक्का विरा से प्यार करने लगेगा। वही शिवेश मन में बोला, मुझे पता है मॉम आप यही सोच रही हो कि जिम्मेदारी निभाते हुए मुझे विरा से प्यार हो जाएगा, पर मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। ये शादी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी बनकर रहेगी और इस मजबूरी की आग में विरा शर्मा तड़पेगी। कुछ देर में सभी अपनी अपनी पैकिंग करके हॉल में आ गए थे। सभी शादी तक जिंदल मेंशन में रुकने वाले थे। सभी एक साथ नाश्ता करते हैं, नौकर सबका सामान गाड़ियों में रख देते हैं, सभी जिंदल मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जिंदल मेंशन। लता जी लिविंग रूम में बैठी थी और एक सर्वेंट को आवाज लगाते हुए बोली, काका एक बार फिर से चेक कर लीजिए सारे कमरे, किसी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर्वेंट हमें सर हिलाकर कमरे देखने चला जाता है। सीमी लता जी की गोद में सर रखकर सो रही थी। नानी सीमी को डांटते हुए बोली, ओ आलस की पुड़िया, खड़ी हो जा, तेरे ससुराल वाले कभी भी आ सकते हैं। सीमी मामी के पेट में सिर घुसाते हुए बोली, क्या यार नानी, बुढ़े होने के साथ साथ आपकी यादाश्त भी चली गई है क्या? मेरे ससुराल वाले नहीं है, दी के ससुराल वाले आने वाले हैं। नानी सीमी को बुरी तरह घूरने लगती है। सीमी सीधे सीधे नानी को बुढ़ा जो कह दिया था। तभी वहां आर्यन आ जाता है। आर्यन ने सीमी की बात सुन ली थी। आर्यन नानी के पास बैठ सीमी को देखते हुए बोला, ओ हीरोइन, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से बुढ़ी नजर आ रही है? अगर आज भी ये साड़ी पहनकर बाहर निकल जाए ना तो ना जाने कितने बुढ़े इनकी अदा पर मर जाए। आर्यन की बात पर मामी को हंसी आ जाती है। नानी घुरकर मामी को देखती है तो मामी चुप हो जाती है। नानी आर्यन का कान पकड़ खींचते हुए बोली, क्या आजकल तू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है? आर्यन अपने कान को छुड़ाते हुए बोला, आ नानी यार, दर्द हो रहा है। सीमी उठकर बैठते हुए बोली, नानी और जोर से खींचो, इसने आपको गर्लफ्रेंड कहा। आर्यन सीमी को घूरते हुए बोला, चुहिया, तुमने भी तो नानी को बुढ़ी कहा ना। सीमी आर्यन की बात सुन सक पका जाती है। नानी आर्यन का कान छोड़ते हुए बोली, और तू कल तो सबके सामने बेशर्मों की तरह वैभव से कह रही थी, ओ भाभी के देवर, मुझसे शादी करोगे क्या? दादी सीमी की नकल करते हुए कहती है, और अब पूछ रही है कौन से ससुराल वाले? अर्पिता आते हुए बोली, किसके ससुराल वालों के बारे में बात हो रही है? आर्यन तपाक से बोला, आपके लिए रिश्ता आया है, हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। वॉट? पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आप उन्हें मना कर दो। नानी अर्पिता को घुरते हुए बोली, कब तक ऐसे ही बैठे रहना है तुम्हें? आर्यन को देख, सीमी को देख, दोनों ने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिए है। अब तू और वो अंकेश का बच्चा बचा है।
तो क्या दादी इन दोनों आर्यन और सिमी की ओर इशारा करते हुए कि जिस हिसाब से स्पीड है उस हिसाब से तो जल्द ही आप इनके बच्चों को अपनी गोद में खिलाओगी, अर्पिता दादी को देखते हुए बोली। आर्यन अर्पिता की बात सुनकर बोला, तो इसमें बुरा क्या है नानी, यही तो चाहती है ना नानी। नानी आर्यन के कंधे पर मारते हुए बोली, गधे अभी तेरी खुद की हरकतें बच्चों जैसी है, तू कैसे बच्चों को संभालेगा। नानी की बात सुनकर आर्यन का मुंह बन जाता है। सीमी मामी और अर्पिता हंस देते हैं। लता जी सीमी को देखते हुए बोली, जाओ सीमी शावर ले लो, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। सीमी हाँ में सर हिलाते हुए जाने लगती है और अर्पिता का हाथ पकड़ खींचते हुए ले जाते हुए बोली, चलो दी आप मेरे कपड़े निकाल देना। अर्पिता भी सीमी के साथ चली जाती है। वही स्टडी रूम में इस वक्त रोनित, अनकेश, आशु, विरा और राकेश जी बैठे थे। विरा अपने फोन में कुछ देखते हुए बोली, ये मुकेश अरोड़ा मुझसे मिलना चाहता है। आशु बोली, पर ये तुमसे क्यों मिलना चाहता है। विरा कुछ सोचते हुए बोली, शायद शिवेश के खिलाफ मुझे इस्तेमाल करने के लिए। विरा रोनित को देखते हुए बोली, पता चला क्या मुकेश अरोड़ा की क्या दुश्मनी है शिवेश के साथ। रोनित ना में सर हिलाते हुए बोला, अभी तक तो पता नहीं चला, पर बहुत जल्द हमारे आदमी पता लगा लेंगे। विरा हाँ में गर्दन हिला देती है। राकेश जी विरा को देखते हुए बोले, क्या तुम इस करो से मिलने जाओगी। विरा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ मैं जाओगी, देखते हैं अगली चाल कौन सी चलता है वो। सिंघानिया फैमिली जिंदल मेंशन आ गई थी। सभी एक साथ अंदर की ओर जाने लगते हैं। नानी लिविंग रूम में बैठी थी। बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज सुनकर नानी लता जी को देखते हुए बोली, लता लगता है वो लोग आ गए, जा पूजा की थाली ले आओ। लता जी हाँ में सर हिला मंदिर की ओर चली जाती है। सभी अंदर आते हैं तो नानी आशु, अर्पिता, आर्यन, रोनित और राकेश जी खड़े थे। लता जी शिवेश के माथे पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है। उसके बाद सभी अंदर आ जाते हैं। सभी लिविंग रूम में लगे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। लता जी अर्पिता और आशु को चाय और स्नैक्स लाने को कहती है। दोनों किचन की ओर चली जाती है। नानी दादी को देखते हुए बोली, कुसुम जी आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। दादी मुस्कुराते हुए बोली, जी नहीं सावित्री जी, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। तब तक आशु और अर्पिता सबके लिए चाय और स्नैक्स ले आते हैं। लता जी अपनी संबोधन के पास बैठकर बातें करने लगती है। अर्पिता और आशु बारी बारी सबको चाय देने लगती है। अर्पिता रुद्र को चाय देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि उसके हाथ से चाय का कप छूट जाता है और रुद्र के पैर पर गर्म गर्म चाय गिर पड़ती है। रुद्र एक झटके से खड़ा हो जाता है। अर्पिता दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लेती है। लता अर्पिता को डांटते हुए बोली, अर्पिता ध्यान कहाँ है तुम्हारा। और रुद्र को देखते हुए बोली, बेटा तुम जाओ जल्दी कपड़े चेंज करो और मैं दवा भिजवाती हूँ, लगा लेना। रुद्र को जलन हो रही थी इसलिए वो हाँ में सर हिलाते हुए बोला, वो आंटी रूम। लता जी आर्यन को देखते हुए बोली, आर्यन रुद्र को उनके रूम में लेकर जाओ। आर्यन हाँ में सर हिला खड़ा हो जाता है। रुद्र एक नजर अर्पिता को देखता है जिसकी आंखों में हल्की नमी थी। रुद्र वहां से आर्यन के साथ चला जाता है। उनके जाते ही लता जी अर्पिता को डांटते हुए बोली, अर्पिता आपसे एक काम सही से नहीं होता, ध्यान कहाँ था आपका। अर्पिता गर्दन झुकाते हुए बोली, सॉरी मम्मा गलती से हो गया। दादाजी लता जी को देखते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, बच्ची है, गलती से हो गया होगा, आप डांटना बंद कीजिए। लता जी ने आज पहली बार अर्पिता को डांटा था इसलिए अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्पिता वहां से गर्दन झुकाए ही अपने रूम की ओर चली जाती है। एक सर्वेंट आकर चाय साफ करता है। राकेश जी खड़े होते हुए बोले, हम अभी आते हैं, तब तक आप बात कीजिए। इतना कह राकेश जी वहां से अर्पिता के पीछे चले जाते हैं। अर्पिता अपने रूम में बेड पर बैठे रो रही थी। उसके हाथ में एक प्यार सा टेडी था जिसे अर्पिता ने हक कर रखा था। राकेश जी रूम के अंदर आते हैं। अर्पिता को रोता देख राकेश जी उसके पास बेड पर बैठते हुए बोले, क्या हुआ, हमारी राजकुमारी रो क्यों रही है। अर्पिता सिसकते हुए अपना चेहरा ऊपर कर राकेश जी को देख उनके गले लगते हुए बोली, डैड मॉम ने हमें सबके सामने डांटा, हमने जानबूझकर चाय रुद्र पर थोड़ी गिराया था, गलती से गिर गया था। बस इतनी सी बात, आपकी मॉम की भी तो कोई गलती नहीं है ना, उन्होंने आपको इसलिए डांटा कि दोबारा आप बिना ध्यान के कोई काम ना करो। और रही बात सबकी, तो वो हमारे परिवार वाले ही है, परिवार वालों के सामने डांट क्या मार पड़े तो भी कोई बात नहीं, सुचिल मेरी राजकुमारी। अर्पिता राकेश जी से अलग हो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ हाँ ले लीजिए मॉम की साइड, डायरेक्टर इनडायरेक्ट आपको उनकी साइड लेनी होती है। राकेश जी अर्पिता के सर पर थप्पड़ मारते हुए बोले, तू कभी नहीं सुधर सकती, चल अब अपना हुलिया ठीक कर और नीचे आ जाना। अंतिम लाइन राकेश जी खड़ा होते हुए बोले। अर्पिता हाँ में सर हिला देती है। राकेश जी वहां से नीचे चले जाते हैं। वही विरा अंकेश के साथ नीचे आती है। विरा दादा दादी के पैर छूती है। दादी मुस्कुराकर विरा के सर पर हाथ फेरती है। विरा मानसी जी विशाखा जी से भी मिलती है। शिवेश विरा को देख दूसरी और देखने लगता है जिसे विरा नोटिस कर लेती है। विरा राकेश जी को इशारा करती है। राकेश जी विरा को देखते हुए बोले, विरा बेटा वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुम जाकर एक बार चेक कर आना।
नानी जी मामा जी की बात सुनकर फटाक से वीरा को देखते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, जब तक शादी नहीं होती तो घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। वीरा लाचारगी में नानी को देखते हुए बोली, यार नानी कौन सी सेंचुरी में आप जी रहे हो, ये कहा लिखा है कि शादी होने से पहले लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती। नानी वीरा को घूरते हुए बोली, तू चुप कर, बढ़िया सेंचुरी बताने वाली। वीरा को डांट पड़ता देख शिवेश को बड़ा मजा आ रहा था। शिवेश मन में बोला, वाह नानी, और डांटो इस बंदरिया को। वीरा शिवेश की ओर घूर कर देखती है जैसे उसने उसके मन की बात सुन ली हो। शिवेश वीरा को खुद को देखता पाकर सकपका जाता है और इधर उधर देखने लगता है। मानसी जी नानी को देखते हुए बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप वीरा को जाने दे, वैसे हल्दी में अभी टाइम है, तब तक वीरा आ जाएगी, है ना वीरा। वीरा हाँ में सर हिला देती है। नानी मानसी जी की बात मानकर वीरा को सख्त हिदायत देते हुए जाने देती है। वीरा अंकेश के साथ वहां से जाने लगती है। शिवेश जाती हुई वीरा को देखते हुए बोला, ये अंकेश जब देखो तब वीरा से चिपका रहता, फिर अपने ख्यालों को झटक कर बोला, मुझे क्या, किसी के साथ रहे, मैं क्यों सोचूं इस बारे में। वैभव कब से शांत बैठा सबकी बातें सुन रहा था। अन्य एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गया हुआ था, सीधा हल्दी पर आने वाला था। वैभव बैठा बोर होता वैभव पास में बैठी आशु की ओर देखते हुए बोला, हाय आशु दी। आशु वैभव की बात सुनकर उसकी ओर देखते हुए आईब्रो उचकाते हुए बोली, हाय, बोलो क्या जानना है। वैभव आंखें बड़ी करते हुए बोला, आपको कैसे पता मुझे कुछ जानना है। आशु बोली, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब आपको चेहरा पढ़ना आता है, क्या बात है। वैभव आईब्रो उचकाते हुए बोला। आशु वैभव की बात पर कुछ नहीं बोली। तभी लता जी बोली, आशु जाओ बच्चों को उनके कमरे दिखा दो, ये हम बड़ों की बात में बोर हो रहे होंगे। आशु हाँ में सर हिला देती है। लता जी ने सही कहा, तीनों बड़ों के बीच बोर हो गए थे। वैभव तो अब आशु से कमरे के बारे में पूछने वाला था। शिवेश, अंश और वैभव तीनों आशु के पीछे चले जाते हैं। वीरा के पास वाला कमरा शिवेश का था, उससे आगे का वैभव का लास्ट कमरा दिखाते हुए आशु बोली, और ये कमरा आपका अंश। अंश धीरे से दरवाजा बंद कर आशु को एक झटके में अपने करीब खींच लेता है। आशु सीधा अंश के सीने से टकराती है। आशु माथा सहलाते हुए अंश से बोली, ये क्या हरकत हुई तुम्हारी। अंश आशु के चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, क्यों, तुम्हें ये हरकत पसंद नहीं आई क्या। आशु जल्दी से नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप छोड़िए मुझे। अंश आशु को अपने और ज्यादा करीब करते हुए आशु के चेहरे की ओर झुकने लगता है। आशु अंश को अपने करीब आता देख गुस्से में उसे धक्का देती है, जिससे अंश की पकड़ आशु से छूट जाती। आशु एक जोरदार तमाचा अंश की गाल पर जड़ देती है। अंश का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। आशु गुस्से में अंश की ओर अंगुली करते हुए बोली, खबरदार अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो। अंश को भी गुस्सा आ जाता है। अंश की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। अंश एक झटके में आशु के कंधे पकड़ उसे दीवार से सटा देता है। आशु गुस्से में अंश को घूर रही थी। अंश आशु के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ते हुए उसके सर के ऊपर रख दबा देता है। आशु के हाथ में पहना ब्रासलेट उसके हाथ में चुभ जाता है, जिससे आशु को दर्द हो रहा था। आशु अंश को देखते हुए बोली, अंश हाथ छोड़ो मेरे, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। अंश अपनी पकड़ कसते हुए बोला, उतना दर्द तो नहीं जितना मुझे तुम्हारे हाथ से थप्पड़ खाकर हो रहा है। और बिना वक्त गंवाए एक हाथ से आशु का चेहरा पकड़ उसके होठों पर होठ रख देता है और रफली उसे किस करने लगता है। आशु कसमसाते हुए अंश से छूटने की कोशिश करती है, पर अंश की पकड़ आशु पर कसी हुई थी। अंश आशु के होठों को अपने दांतों से चबा रहा था। अंश अपना गुस्सा किस के जरिए से आशु पर निकाल रहा था। आशु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंश आशु के आंसू महसूस कर एक झटके में आशु को छोड़ देता है और सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। आशु अपने होठों से निकल रहे खून को साफ करती है और रूम से निकलकर अपने रूम की ओर भाग जाती है। वही वॉशरूम में अंश जोर से दीवार पर पंच मारता है। हमें क्यों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्यों हर बार आशु को देखते ही खुद की होश खो बैठता है। मैं उसे दर्द कैसे दे सकता हूँ, कैसे कैसे कैसे। वही वीरा इस वक्त कैफे में बैठी थी, उससे कुछ दूरी पर अंकेश बैठा। अंकेश ने अपना फेस मास्क से कवर कर रखा था। तभी वहां मुकेश अरोड़ा आता है, उसके साथ उसके दो बॉडीगार्ड थे। मुकेश दोनों को बाहर ही रोक खुद कैफे में चला जाता है। मुकेश की जब वीरा पर नजर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। वीरा ने आज पिंक कलर का अनारकली ड्रेस पहना था, जो उसके गोरे रंग पर बहुत प्यारा लग रहा था। वीरा की सादगी वहां बैठे सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। मुकेश को ऐसे खुद को देखता देख वीरा मन में बोली, एक और हवस का पुजारी। वीरा को मुकेश पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है। मुकेश मुस्कुराते हुए वीरा की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। वीरा एक फीकी स्माइल करते हुए मुकेश से हाथ मिला लेती है। मुकेश मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत खूबसूरत हो। वीरा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स, मेरा हाथ छोड़िए। वीरा के कहने पर मुकेश वीरा का हाथ छोड़ देता है। मुकेश वीरा को देखते हुए बोला, तो क्या लेना पसंद करेगी आप, चाय कॉफी या और कुछ। वीरा ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, नथिंग। आप पानित पर आए, किस लिए मिलना चाहते हैं आप मुझसे। मुकेश ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए बोला,
चलिए ठीक है, पानी पर आता हूँ। मुझे शिवेश की कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में जानना है। अगर तुम मेरी इसमें मदद करती हो तो तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि जितने तुमने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखे हैं। विरा मुकेश की बात सुनकर मन में तंज भरी हंसते हुए बोली, ओ तो विरा शर्मा को खरीदना चाहता है। विरा अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ते हुए बोली, देखिए मी अरोड़ा, ना मैं आपको जानती हूँ और ना ही मैं शिवेश सिंघानिया को जानती हूँ। मैं सिंघानिया कंपनी में एक मामूली सी एम्प्लॉय आया हूँ, और वैसे भी मुझे ऐसा गद्दारी वाला काम पसंद नहीं है। मुकेश हंसते हुए बोला, सोच लो उस पैसे से तुम्हारी आगे की जिंदगी आसान हो सकती है। विरा खड़े होते हुए बोली, मैंने अपना जवाब आपको दे दिया है, और रही पैसे की बात तो मुझे खुद मेहनत का पैसा खाना अच्छा लगता है, ना कि किसी के साथ गद्दारी करके कमाया गया पैसा। इतना कहकर विरा वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। मुकेश जाती हुई विरा को देखते हुए मन में बोला, क्या खूबसूरत बला हो तुम। पहली नजर में ये मुकेश अरोड़ा दिल हार गया है तुम पर। अब देखो तुम कैसे तुम्हें अपने बिस्तर पर लाता हूँ। इतना कहकर मुकेश एक शैतानी हंसी हंसता है। कोई और भी था जो विरा और मुकेश अरोड़ा को साथ देख चल रहा था। ये थी रागिनी। रागिनी वहां अपने एक दोस्त से मिलने आई थी, तभी उसकी नजर विरा पर पड़ती है। विरा को बैठा देख रागिनी एक शातिर हंसी हंसते हुए उसकी ओर जाने लगती है, तभी उसकी नजर सामने से आ रहे मुकेश पर पड़ जाती है। मुकेश को वहां देख रागिनी वापस अपनी सीट पर चली जाती है और अपने फर्श से मास्क निकाल अपना चेहरा कवर कर लेती है। दोनों को साथ में बातें करता देख रागिनी मन में बोली, नहीं विरा, तुम्हें तो मैं मुकेश के आसपास रहने नहीं दूंगी। विरा के पीछे अंकेश भी चला जाता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं और घर की ओर जाने लगते हैं। अंकेश विरा को देखते हुए बोला, क्या करने की सोच रहा है मुकेश अरोड़ा। विरा कुछ सोचते हुए बोली, आई थिंक पहले ये शिवेश को कमजोर करना चाहता है, उसकी प्रॉपर्टी खुद हासिल करने की फिराक में है, और शायद रागिनी इसी काम के लिए शिवेश का ऑफिस ज्वाइन किया है। रोनित से कहो कि रागिनी पर नजर रखे। अंकेश हाँ में सर हिला देता है। दोनों घर आ जाते हैं। इस वक्त गार्डन में हल्दी की तैयारी चल रही थी। आर्यन और रोनित दोनों डेकोरेशन करना में लगे हुए थे। वहीं कुछ दूरी पर रुद्र खड़ा था। दरअसल उसे विरा से अकेले में बात करनी थी, इसलिए वो वहां खड़ा विरा के आने का इंतजार कर रहा था। वही वैभव इधर उधर टहलते हुए सीमी का कमरा ढूंढ रहा था। ये लड़की है कहाँ, आज दिखाई भी नहीं दे रही है। जब से आया हूँ उसके दर्शन को तरस रहा हूँ। वैभव सामने वाले रूम को देखते हुए बोला, एक बार इस रूम में देखता हूँ, कोई और निकला तो कह दूंगा अंश भाई का रूम ढूंढ रहा था। वैभव उस रूम की ओर बढ़ जाता है। वैभव डोर नॉक करता है तो दरवाजा अंदर की तरफ खुल जाता है। वैभव धीरे से अंदर झांकता है तो उसे अंदर बेड पर पेट पकड़े लेटे सीमी दिखाई देती है। वैभव जल्दी से रूम के अंदर जा रूम लॉक कर देता है। सीमी को पता नहीं चलता कि उसके रूम में वैभव आ गया है। सीमी के फेस पर दर्द दिखाई दे रहा था। वैभव सीमी के पास जाते हुए बोला, बेबी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों लेटी हो। सीमी वैभव की आवाज सुनकर उठकर बैठ जाती है। सीमी वैभव को देखते हुए बोली, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वैभव बेड पर बैठते हुए बोला, ऑफकोर्स तुमसे मिलने आया था, जब से आया हूँ तुम दिखाई नहीं दी तो तुमसे मिलने चला आया। पर तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैभव के ऐसे पूछते ही सीमी रोते हुए बोली, मेरा पेट बहुत जोरों से दर्द कर रहा है। वैभव सीमी को रोते देख बोला, तुम रोना बंद करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। सीमी नहीं में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं दी को पता चला तो वो मुझे डांटेगी। मैंने आलू पराठा खा लिया था चुपके से, और आलू खाने से मेरा पेट दर्द करने लगता है। वैभव सीमी को घूरते हुए बोला, तो तुमने खाया क्यों, और मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। सीमी नामे गर्दन हिलाते हुए कुछ बोलने को हुई कि वैभव सीमी के होठों पर अंगुली रख देता है और अपना फोन निकाल अपने गार्ड को फोन लगाता है। सीमी वैभव की अंगुली हटा उसका फोन छीन काटते हुए बोली, मेरी बात तो सुन लो पहले। अर्पिता दी डॉक्टर है, तुम उन्हें बुला दो, और ध्यान रहे किसी को पता नहीं लगना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाओगी। ये बात तुम पहले नहीं बता सकती थी, मैं अभी बुलाकर लाया, तुम रोना बिल्कुल मत। सीमी हाँ में सर हिला देती है। वैभव रूम से बाहर चला जाता है, तभी उसे एक सर्वेंट दिखाई देता है। वैभव सर्वेंट को रोकते हुए बोला, रुको। सर्वेंट वैभव को देखते हुए बोला, जी सर कहिए। तुम्हें पता है अर्पिता कहाँ है। वैभव बोला। सर्वेंट हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ वो अभी बाहर गार्डन की तरफ गई है। वैभव हाँ में सर हिला नीचे चला जाता है।